हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। हमने आपको एक ज्योग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट करवाई है जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होते हैं हर पार्ट के, वो आपकी तैयारी करवाई जा रही है। इस कड़ी में हमने 2 पार्टों के आपके वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज जो बोर्ड 2025 के लिए तीसरा पार्ट है उसका वीडियो लेक्चर आपके सामने आने वाला है। तीसरे पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो हमें पढ़ने वाले हैं तीसरे पार्ट में, वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं शुरू। इसके अलावा जिस भाई को अगर इन जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनका PDF चाहिए, तो भाई ये जो आपके टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। जितना भी पढ़ाया गया PDF चैनल है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो पैनल के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब पे भाई सारी की सारी चीज़ें अपलोड करना संभव नहीं है, तो हम ये सारा का सारा टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप जाके यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। चलिए अब हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। आज का जो पार्ट है उसका नाम है आपके भू संसाधन और कृषि। पार्ट का नाम है आपके भू संसाधन व कृषि। बड़ा पार्ट है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, बड़े प्रश्न आते हैं अपने राजस्थान बोर्ड में। इससे 4 नंबर का प्रश्न आता है सीधा सीधा। तो वो सारी चीज़ें हम छोटे बड़े सारे मिक्स रूप में लेके आए हैं। भू संसाधन और कृषि का मतलब क्या है सर? भू संसाधन का मतलब है भाई, संसाधन का मतलब होता ही यही है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, चाहे कहीं पे भी हम उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपके संसाधन। और भारत में कृषि के क्या क्या प्रकार है, कृषि की क्या समस्याएं हैं, वो सारी की सारी इस पार्ट में होने वाली हैं। चलिए अगले स्लाइड को शुरू करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो अपना जो पहला प्रश्न है उसका नाम है आपके उत्तर भारत में किन्हीं 4 प्रकार की फसलों के नाम बताइए। यानी उत्तर भारत की 4 प्रकार की रबी की फसलों के नाम बताने हैं आपको। भाई याद रखना है कि रबी, खरीफ और जायद, ये भारत में 3 प्रकार की फसलों का वर्गीकरण किया गया है। एक होता है रबी, एक होता है आपके खरीफ और एक होता है आपके जायद। और ये अधिकतर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। दक्षिणी भारत में ऐसी फसलों का वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में ये रबी जो सर्दियों वाला मैटर है वो होता नहीं है, और जायद भी इतना होता नहीं है, तो वहाँ अधिकतर एक प्रकार की फसल बोई जाती है। तो उत्तर भारत की ये बातें हैं। उत्तर भारत में रबी की 4 फसलों के नाम बताने हैं। तो 4 फसलों के नाम हो जाएंगे आपके गेहूं, सरसों, चना और जौ। ये आपके ABCD में भी आ सकते हैं। ये चना अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि खरीफ में होता है या रबी में, तो याद रखना चना आपके रबी फसल की ऋतु है। गेहूं जो होते हैं, मैं ये भी बता दूं, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होते हैं। सरसों जो होती है वो सर्वाधिक राजस्थान में होती है। चना मध्य प्रदेश में, और जौ की डेटा हमारे एग्जाम जो किताब है उसमें है नहीं भाई। इसके बाद दूसरा प्रश्न, उत्तर भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम बताओ। यानी रबी के बाद खरीफ फसलों के नाम बताने हैं। तो खरीफ में आपको याद रखना चावल है, इसके अलावा आपके बाजरा है, इसके अलावा आपके कपास है और मक्का है। यानी चावल, कपास, बाजरा और मक्का हो जाएंगे खरीफ की फसलें। देखो रबी की जो फसलें होती है उनकी बुआई लगभग सितंबर अक्टूबर में होती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाती है। यानी सितंबर अक्टूबर में हम बो के मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर लेते हैं। जबकि ये जो खरीफ की फसलें होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित होती है। ये प्रश्न पिछली बार बोर्ड ने पूछा है कि खरीफ की फसलें किस पर निर्भर है, तो आपको कहना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर है। ये जो फसलें होती है इनकी जो बुआई है वो लगभग जून जुलाई में शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक इनकी वापस कटाई कर लेते हैं। इसके बाद मार्च अप्रैल में जब हम जैसे ही रबी की फसल काटते हैं तो कुछ लोग अल्पकालीन समय के लिए एक प्रकार की फसल बोते हैं। वो जो फसल होगी वो होगी जायद की फसल। और यही कहा गया है कि जायद की फसलों के 4 नाम बताने हैं। तो जायद की फसलों के अंतर्गत आ जाएंगे आपके चारा है, इसके अलावा फल, सब्जियां, वनस्पतियां। ये कम समय में पकने वाली फसलें हैं, वो है आपकी जायद की फसलें। तो इनमें से ABCD पक्के बन सकते हैं कि कोई ना कोई प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो याद रखिएगा कि खरीफ, रबी और जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, क्या है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। यानी हरित क्रांति किसको कहेंगे? तो भारत में भाई जब आज़ाद हुए तो हमारे पास खाद्यान्न की समस्या थी, तो इससे निपटने के लिए भारत में खाद्यान्न वृद्धि के लिए एक क्रांति चली थी। बाहर से उन्नत बीज लेके आए थे, खाद्यान्न को बढ़ाया गया था, और वो जो क्रांति है उसका नाम है हरित क्रांति। तो खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ाने के लिए जो क्रांति बढ़ी है या गुणवत्ता वृद्धि के लिए जो क्रांति चली है, उसी क्रांति का नाम हो जाएगा आपकी हरित क्रांति। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपके कि जो बंगाल के किसान हैं, पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कौन सी 3 फसलें लेते हैं। अब यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि चावल की 3 फसलें कौन से राज्य के लोग लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल। और चावल की 3 किस्में हैं, वो है ओस, अमन, बोरो। चावल की 3 किस्में याद रखना है, एक का नाम है ओस, एक का नाम है अमन, एक का नाम है आपके बोरो। ये पश्चिम बंगाल के लोग लेते हैं एक साल में 3 बार। तभी तो सर्वाधिक चावल उत्पादन में जो स्थान रखने वाला राज्य है वो भी आपके पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक चावल भी पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आते हैं, गुजरात हालांकि पश्चिमी भाग के कैटेगरी में रहता है। उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? देखो, भारत में दो प्रकार की कपास होती है, एक होती है आपकी भारतीय कपास और एक होती है आपकी अमेरिकन कपास। तो यहाँ अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकन कपास को अपने नरमा बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत कॉफी की कौन सी किस्म का उत्पादन करता है? देखो, भारत में जो कॉफी है ना, उसकी मुख्यतः 3 किस्में है वैसे तो, अरेबिका, रोबस्ता, एक किस्म का और नाम है आपके रोबस्ता, एक का नाम है आपके लिबेरिका और एक का अरेबिका, रोबस्ता और एक का नाम क्या हो जाएगा आपके लिबेरिका। ये 3 प्रकार की किस्में आपको कॉफी की देखने को मिलती है। और कॉफी जो है हमारे देश में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना। कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन सा? आपके कर्नाटक। अब इसकी यहाँ किस्म पूछी गई है भारत में, तो भारत में जो अधिकतर किस्म उत्पादित होती है वो अरेबिका है। बढ़िया लेवल का प्रश्न है कि भारत में कॉफी की कौन सी किस्म का उत्पादन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अरेबिका। अगली जो है वो है, आर्द्रता के उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि के 2 वर्गों में बांटी, यानी आर्द्रता के उपलब्ध स्रोतों के आधार पर भारत में जो कृषि है उसके 2 वर्गीकरण है, एक है सिंचित कृषि और एक है आपके वर्षा निर्भर। अभी हम वर्षा निर्भर कृषि भी पढ़ेंगे, 2 प्रकार की होती है, एक होती है आर्द्र और एक होती है आपकी शुष्क। और ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रक्षित सिंचित कृषि और एक होती है आपके उत्पादक सिंचित कृषि। तो यहाँ आपके आर्द्रता के आधार पर कृषि के वर्गीकरण पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना, ये आर्द्रता के आधार पर कृषि का वर्गीकरण है, ऋतुओं के आधार पर नहीं है। आर्द्रता के आधार पर कृषि के 2 वर्गीकरण है, एक तो है आपके सिंचित और एक आपके वर्षा निर्भर। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो है वो है आपके, भारत में 2 रोपण फसलों के नाम बताओ, यानी भारत में जो 2 रोपण फसलें उनका नाम बताना आपको कौन कौन सी होती है। तो एक है चाय और एक होती है कॉफी। ये भारत में रोपण फसलों के नाम है चाय और कॉफी, ध्यान रखना। रोपण फसलों का मतलब होता है जिनके पौधों को रोपा जाता है विस्तृत क्षेत्र पे, तो वो हो जाएंगे आपके चाय, कॉफी, चावल, गन्ना, ये सारे रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ चाय और कॉफी। चाय का सर्वाधिक उत्पादन भी ध्यान रखना भाई असम में होता है, हालांकि ये भी हम पढ़ लेंगे कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपके असम में इसका सही उत्तर। इसके बाद है आपके शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो शुष्क और आर्द्र कृषि मैंने अभी कहा था कि जो वर्षा निर्भर कृषि है उसी की कैटेगरी में आती है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। तो देखो, शुष्क कृषि क्या होती है? 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं, यानी ऐसी कृषि जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ जो कृषि होती है वो शुष्क कृषि होती है। ध्यान रखना, ये वर्षा निर्भर कृषि का ही भाग है। आर्द्रता के आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी वर्षा निर्भर और एक होती है आपकी सिंचित। तो जो वर्षा निर्भर कृषि है ना, उसी का भाग है शुष्क। शुष्क वह कृषि जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एक होती है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि जहाँ बहुत अधिक बारिश वाले इलाकों में बोई जाती है वो आर्द्र कृषि, जिसमें चावल, इसके अलावा गन्ना इसकी मुख्य फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ये भी एक आपको छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो आपको जवाब देना है, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल, और चावल उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है चीन के बाद। तो चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। फिर भारत में जो भू उपयोग है उनका कौन से वर्गों में वृद्धि हुई? आगे एक प्रश्न आएगा कि भारत के भू उपयोग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो वर्गों में बांटा गया वो 9 वर्ग है, और यहाँ आपको पूछा गया है कि किन किन 6 वर्गों में वृद्धि हुई है पिछले 50 वर्षों में, तो वो कौन कौन से 6 वर्ग है। हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन कौन से आपके वर्ग हो जाएंगे। तो भारत में भू उपयोग 4 6 वर्गों में वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कृषि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में, वर्तमान प्रतिभूमि में और निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में वृद्धि का मतलब है वर्गीकृत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई भाई। और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का मतलब है ऐसी कृषि जहाँ जिसमें ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि कार्यों में न करके हम उद्योगों में, इसके अलावा खनन, सड़क निर्माण में वहाँ करते हैं, वो गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत आती है। फिर वर्तमान प्रतिभूमि, तो ऐसी भूमि जिसको पिछले 1 साल से हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं, उसमें भी वृद्धि हुई है। और निवल बोया गया क्षेत्र जहाँ फसलें उगी और काटी जाती है, उस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। तो 9 वर्ग है, 9 में से 4 में वृद्धि हुई है। 4 वृद्धि वाले हैं आपके वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की क्यों आवश्यकता है। अब गहन कृषि नीति, ये अच्छा प्रश्न है कि भारत को गहन कृषि नीति क्यों अपनानी चाहिए। तो भारत जैसे देश में कृषि भूमि की कमी और श्रम की अधिकता है। ध्यान रखना, यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश में कृषि भूमि की कमी है और श्रम अधिक है, लोग ज़्यादा है, इसलिए गहन कृषि नीति अपनाकर हम उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी कम कर सकते हैं। नहीं, रोजगार देंगे तो बेरोजगारी की समस्या भी कम हो सकती है। तो आपको जवाब देना है कि भारत जैसे देश में कृषि भूमि की तो कमी है और श्रम की क्या है भाई, आपके अधिकता। कृषि भूमि की कमी और श्रम की अधिकता के कारण हमें गहन कृषि नीति अपनानी चाहिए, जिसके से लोगों को क्या मिलेगा, आपके रोजगार, और हम भारत में बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। बढ़िया लेवल का प्रश्न है, बढ़िया से तैयार कर लीजिए इस प्रश्न को। अगला जो है वो आपके
ये उसी से जुड़े हुए प्रश्न है भाई, मैंने आपको पढ़ा दिए दोनों। अगला जो है वो है आपके 14वां प्रश्न, जिसमें आपके है कि साझा संपत्ति संसाधन पर टिप्पणी लिखी है। साझा संपत्ति संसाधन किसको कहते हैं? तो आपके साझा संपत्ति संसाधन की भूमि सामुदायिक उपयोग हेतु राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है। यानी साझा संसाधन की जो भूमि होती है उसके ऊपर राज्य सरकार या ग्राम पंचायत का अधिकार रहता है। ये भूमि पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, फल, रेशे, औषधीय पौधे उपलब्ध करवाती है। साझा संपत्ति संसाधन को सामूहिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि साझा संपत्ति संसाधन का दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपके सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जहाँ सभी सदस्यों को उसके उपयोग का अधिकार होता है। ध्यान रखना, ये बढ़िया लेवल के प्रश्न है कि साझा संपत्ति संसाधन किसको कहते हैं। तो आपको कहना कि ऐसी भूमि, यानी हमारे स्वामित्व के आधार पे भूमि दो प्रकार की होती है, एक होती है निजी, एक होती है साझा संपत्ति संसाधन। तो निजी भूमि वह होती है जिसके ऊपर मनुष्य या निजी व्यक्तियों का अधिकार है, सॉरी मनुष्य का तो होता ही है, निजी भूमि निजी व्यक्तियों का अधिकार है वो है निजी, और साझा संपत्ति संसाधन है ऐसी भूमि जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है, यानी पंचायत सरकार का अधिकार हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत। अगली जो स्लाइड है, अगले में आपके प्रश्न है कि भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है कि भारतीय जो भू उपयोग है वो प्रभावित क्यों हो रहा है। मैंने आपको कहा है कि भारत में भू उपयोग के 9 वर्ग है। भू उपयोग का मतलब होता है जहां हम भूमि का कहाँ उपयोग कर रहे हैं, वो है भू उपयोग। उसके 3 परिवर्तक कारक बताने अर्थव्यवस्था के, तो 3 देख लो। एक तो है अभी आपके अर्थव्यवस्था का आकार, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, एक है अर्थव्यवस्था की संरचना, एक है कृषि भूमि पर दबाव। ये 3 कारक है, अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव और कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। इनके कारण, यानी इन 3 कारणों के कारण जो भू उपयोग है वो प्रभावित हो रहा है, और उसमें 3 मुख्यतः परिवर्तक के रूप में इनको पहचाना जाता है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के आकार में क्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव से अर्थव्यवस्था के आकार ने समय के साथ बढ़ता है, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ता है और सीमांत भूमि का भी हम उपयोग करने लगे हैं, यानी भू उपयोग परिवर्तन हुआ है। सीमांत भूमि का मतलब है भाई ढलानी इलाकों की जो भूमि होती है वो सीमांत कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण जनसंख्या पर दबाव बढ़ा है, और जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप आपके भूमि पर दबाव, और भूमि पर दबाव के कारण हम सीमांत भूमि का उपयोग करने लगे हैं। इसके बाद है अर्थव्यवस्था की संरचना। समय के साथ द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वृद्धि कर रहे हैं। द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का मतलब है भाई उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है वो प्राथमिक की तुलना में ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों में होने लगा, यानी वह भूमि जो जिसका हम पहले कृषि में उपयोग करते थे वो अब उद्योगों के लिए खोलने लगे। इसका मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले अगर अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र पर टिकी हुई थी तो अधिकतर भूमि का प्रयोग प्राथमिक क्रियाकलाप में करते थे, और भूमि का प्रयोग अगर हमने उद्योगों में करना शुरू कर दिया, इसका मतलब अब अर्थव्यवस्था का भी स्थानांतरण धीरे धीरे उद्योगों की तरफ रुझान बढ़ेगा, जीडीपी में उसका योगदान ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपके कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव, तो समय के साथ देश की अर्थव्यवस्था में कृषि कार्यों में योगदान कम होता जा रहा है, लेकिन कृषि भूमि पर क्रियाकलापों में दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी समय के साथ लोग अर्थव्यवस्था में कृषि कार्यों का योगदान तो कम हो रहा है, लेकिन कृषि क्रियाकलापों में पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। तो 3 इसके कारक है, एक तो है अर्थव्यवस्था की बढ़ती आकार, एक है अर्थव्यवस्था की संरचना, और एक हो जाएगा आपके कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में आपके दिया हुआ है 16वां प्रश्न कि भारतीय कृषि की 4 समस्याएं बताओ। ये भाई जो प्रश्न है ये बड़ा प्रश्न है कि भारतीय कृषि की समस्याएं बतानी है आपको। तो यहाँ 4 समस्याएं पूछी गई कि भारतीय कृषि या भारतीय किसानों के साथ कौन कौन सी 4 समस्याएं हैं। तो आपकी पहली समस्या है कि अनियमित मानसून पर निर्भरता। हमारे देश में मानसून की कभी बारिश निश्चित नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। तो जिस वर्ष ज़्यादा होती है उस वर्ष तो आपके फसलें अच्छी होती है, और जिस वर्ष बारिश होती नहीं है तो उस वर्ष आपकी फसलें खराब हो जाती है। तो पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। दूसरी है निम्न उत्पादकता। हमारे देश में जो फसलों का उत्पादन स्तर है वो बहुत नीचा है, ऐसी हमने किस। तीसरी है वो है वित्तीय संसाधनों की बाधाएं। हमारे जो किसान हैं उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो अच्छे नहीं है। और चौथा है वो है भूमि सुधारों की कमी। ये 4 आपके मुख्य कमियां हो जाएगी। तो हम वापस इन कमियों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो अनियमित मानसून पर निर्भरता, देश में कृषि क्षेत्र में केवल 1/3 भाग सिंचित है, यानी जो देश का कृषि क्षेत्र है वो केवल 1/3 भाग सिंचित है, बाकी भूमि वर्षा पर निर्भर है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चित व अनियमित सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। सूखा व बाढ़ को भारतीय कृषि का जुड़वा संकट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भारतीय कृषि का जुड़वा संकट किसको कहता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सूखा व बाढ़ को भारतीय कृषि का जुड़वा संकट कहा जाता है। तो अनियमित मानसून पर आपको कहना है कि भारत में जो कृषि है वो बहुत कम सिंचित है, अधिकतर मानसून पर निर्भर है। जब मानसून की वर्षा अच्छी होगी तो कृषि भी ठीक ठाक रहेगी, उत्पादन भी अच्छा रहेगा, और जब मानसून की वर्षा खराब होगी या नहीं होगी तो कृषि का उत्पादन स्तर गिर जाएगा, जो किसानों के लिए एक समस्या है। और सूखा व बाढ़ भारतीय कृषि के लिए जुड़वा संकट है भैया, अगर दोनों ही आते हैं, चाहे सूखा हो चाहे बाढ़ हो, कृषि नष्ट हो जाती है। अगला है वो है आपके निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादन बहुत कम है। भारत में चावल, गेहूं, कपास, तिलहन प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस व जापान से कम है। भारत में श्रम की उत्पादकता
भी बहुत कम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा हमारे यहाँ की जो किस्में हैं उनकी उत्पादन लेवल बहुत कम है, ये भी एक प्रकार की समस्या है। फिर हमारे सामने वित्तीय संसाधनों की बाधाएं, तो वित्तीय संसाधनों की बाधाओं तथा कर्ज, आधुनिक कृषि की लागत बहुत अधिक आती है। सीमांत व छोटे जो किसान है वो कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर होती है। कृषि की कम होती आय व फसलों के खराब होने से किसान कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं, यानी वित्तीय संसाधनों की बाधाएं, हमारे किसानों के पास पैसे कम है और आधुनिक जो कृषि है उस पर कृषि लागत बहुत ज़्यादा आती है, तो हमारे जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो एक समस्या है। तो आपको कहना है अनियमित मानसून, निम्न उत्पादकता और वित्तीय संसाधनों की बाधाएं, ये 3 मुख्य समस्याएं हो जाएगी। चौथी है वो है भूमि सुधार की कमी। भूमि का असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। आज़ादी के बाद भी भूमि सुधारों को प्राथमिकता नहीं दी गई है, परंतु ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण प्रतिफल नहीं हो पाए। कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये भाई सही नहीं हो पाए। देखो तो 4 समस्या हमने वो पढ़ी है। एक तो आपकी समस्या हो जाएगी वो है आपके अनियमित मानसून है, ये बड़ा प्रश्न इसलिए मैं बता रहा हूँ बढ़िया सा, इसकी हेडिंग लगानी है अनियमित मानसून। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपके निम्न उत्पादकता, यानी हमारे जो फसलें हैं उनकी उत्पादन क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत कम है। अगली जो समस्या है वो आपके आय स्तर कम, यानी हमारे किसानों का आय स्तर कम है। और जो अगली अभी हमने जो समस्याएं पढ़ी है वो है भाई आपके भूमि सुधारों की कमी। तो ये मुख्य आपके प्रमुख समस्याएं हो जाएगी। भूमि सुधार में कमी होना, भूमि सुधार बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया है क्योंकि भूमि का असमान वितरण है। कुछ लोगों के पास भूमि बढ़िया लेवल की है, कुछ के पास भूमि है ही नहीं, तो जो वो भूमि सुधार की कमी, ये भी एक प्रकार की हमारे लिए समस्याएं हैं। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली आपके हो जाएगी वो है, पीछे बड़े पे छूट गए। अगली स्लाइड है वो है आपके भारत में चाय व कपास की कृषि का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई कि चाय व कपास की कृषि का वर्णन करना है, तो मैं चाय का पूरा डिटेल से बताया हूँ, जलवायु वगैरह क्या है। तो चाय में पहले हम परिचय पढ़ते हैं कि चाय का परिचय क्या है, चाय फसल क्या है। तो आपको कहना है कि चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थों के रूप में हम उपयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है जबकि हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती है, यानी चाय एक रोपण कृषि और इसका हम पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। काली चाय की जो पत्तियां हैं वो किण्वित होगी और हरी चाय की जो पत्तियां हैं वो अकिण्वित है। चाय की पत्तियों में 2 तत्व पाए जाते हैं, एक है कैफीन और एक है टैनिन। ये भी महत्वपूर्ण है कि किसकी पत्तियों में 2 तत्व पाए जाते हैं। आपको कहना है चाय की पत्तियों में 2 तत्व हैं, एक का नाम है कैफीन, एक का नाम है टैनिन। ये उत्तरी चीन की पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। ध्यान रखना चाय कहाँ की देशज फसल है, यानी उस देश की महत्वपूर्ण फसल है या आवास। तो आपको जवाब देना है चीन की एक प्रकार की देशज फसल हो जाएगी। फिर चाय के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या जलवायु रही है चाय के लिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए चाय के लिए, तो जलवायु देखो भाई, ये आर्द्र व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु ढलानी भागों में बोई जाती है। चाय की खेती भारत में 1840 में असम, ये असम लिखा भाई, असम लिख दिया मैंने, बाकी है असम लिखा हुआ। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज से प्रमुख चाय उत्पादक राज्य बना हुआ है। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालय जिसमें दार्जिलिंग और आपके कुछ बिहार जिला आता है। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट और नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियों के ढालों में होती है। ये ढाल लिखा हुआ है, ढालों में होती है। तो चाय का ये परिचय है कि ये आर्द्र व उपोष्ण कटिबंध में होती है। भारत में चाय की खेती 1840 में शुरू हुई असम से, और चाय जो भारत में सर्वाधिक होती है वो असम, इसके अलावा आपके पश्चिम बंगाल, और एक हो जाएगा दक्षिणी भारत में जिसमें पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। फिर है विश्व में हमारा उत्पादन क्षेत्र देख लो, तो चाय में भारत अग्रणी उत्पादक देश है। भारत विश्व में 21.22% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देश में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। देश में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु होते हैं। ये चाय के बारे में 3 मैंने डिटेल लिखी है। एक तो चाय का सामान्य परिचय था, हमने पढ़ा है परिचय अभी अगली पीछे वाली स्लाइड में, जिसमें हमने पढ़ा था कि चाय एक आपके रोपण कृषि है, पेय पदार्थ के रूप में कैफीन व टेपिन तत्व होते हैं। फिर ये जलवायु, और ये हो जाएगा आपके उत्पादन। इतना पूरा अगर चाय के बारे में लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं इस हिसाब से भाई। इसके बाद है आपके कपास के बारे में कि कपास क्या क्या है। तो कपास के बारे में परिचय लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ आपके जलवायु, और ये है उत्पादित क्षेत्र। तो ये 3 हेडिंग है, 3 टॉपिक है आपके। तो परिचय देख लेते हैं। कपास एक रेशेदार फसल है। जैसे चाय एक रोपण कृषि थी, पेय पदार्थ था, वैसे कपास एक रेशेदार फसल है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। गत वर्षों में भारत इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। भारत छोटे रेशों वाली भारतीय कपास और लंबे, ध्यान रखना, लंबे रेशों वाली भारतीय अमेरिकन कपास होती है जिसको अपने नरमा बोलते हैं, और अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या बोला जाता है, नरमा। तो आपको जवाब देना है कपास के बारे में, ये हो जाएगा कि कपास एक रेशेदार फसल है। अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। 2 प्रकार के रेशे, छोटे रेशे वाली भारतीय कपास है और लंबे रेशे वाली आपके अमेरिकन कपास है। फिर है जलवायु, यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है भाई चाय।
कपास का फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसके बाद है आपके उत्पादित क्षेत्र। कपास का उत्पादन में भी हमारा दूसरा स्थान है। चाय में हम निर्यात में दूसरे थे और कपास में उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। कपास के भारत में 3 प्रमुख क्षेत्र है भाई। एक है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान आता है। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें आपके तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का पठारी भाग आता है। देश के दक्षिणी पश्चिमी सुविधा वाले भागों में कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। अगला है वो है आपके अंतिम प्रश्न भाई ये है कि भारत में भू उपयोग वर्गीकरण को समझाइए। इसमें 2 बड़े प्रश्न मैंने ऐड किए भाई। एक तो आपके चाय के बारे में, एक आपके हो जाएगा कपास के बारे में। अब भू उपयोग जो हमने 4 दिन में वर्दी पढ़ी थी, भारत में भू उपयोग कितने प्रकार के, उनके बारे में देखना। देखो तो भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण मैं पहले बता देता हूँ। 9 प्रकार के भूमियों का उपयोग करते हैं हम, जिसमें एक है आपके वनों के अधीन क्षेत्र, एक है बंजर व व्यर्थ भूमि, एक है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और एक है आपके स्थायी चारागाह क्षेत्र। एक हो जाएगा आपके विभिन्न तरु फसलों, एक है आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, एक है वर्तमान प्रतिभूमि और एक है आपके पुरातन प्रतिभूमि। और अगली है वो हो जाएगा आपके, यह लिखा नहीं बाकी एक स्लाइड और है भाई, निवल बोया गया क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो हम वापस आते हैं भू उपयोग वर्गीकरण के ऊपर कि भारत में भू उपयोग वर्गीकरण भू राजस्व विभाग के भू उपयोग संबंधी अभिलेखों में, यानी भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण को के आंकड़े कौन रखता था, आपको कहना भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है तथा यह कम व अधिक हो सकता है। इसने भूमि के 9 वर्गों में बांटा है, जिसमें एक है आपके वनों के अधीन भूमि। वह भूमि जिस पर वन है और वन विकसित किए जा सकते हैं वो वनों के अधीन भूमि है भारत में। एक है बंजर व व्यर्थ भूमि, तो वह भूमि जो प्रचलित तकनीक की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, वह बंजर व व्यर्थ भूमि है जिस पे कृषि संभव नहीं है भाई। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, तो वह भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किए जा सकते हैं उस पर गांव, नगर, सड़कें, नहर आदि उद्योगों का विकास हो सकता है। एक है स्थायी चारागाह क्षेत्र, तो घास उत्पन्न करने के लिए जिस भूमि पर पशु उपयोगों के लिए किया जाता है उसे स्थायी चारागाह क्षेत्र कहते हैं और इसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं भाई। ग्राम पंचायत व राज्य सरकार का इस पर अधिकार होता है। तो 9 में से 4 हम पढ़ चुके हैं, वनों के अधीन, बंजर व व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और एक आपके स्थायी चारागाह क्षेत्र। अगली जो है वो है आपके विभिन्न तरु फसलों व उपवन क्षेत्र। वह भूमि जिस पर भाई आपके कोई फलदार वृक्ष लगाए गए हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एक है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ये 3 बड़े क्लोजिंग है। तो वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से कृषि रहित है, जिस पर कृषि नहीं हो रही। एक तो थी बंजर भूमि जिस पर कृषि हो ही नहीं सकती, लेकिन कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पूछे ना, तो वह भूमि जिस पर 5 वर्षों से कृषि नहीं हो रही है तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आएगी। एक होती है वर्तमान प्रतिभूमि, तो वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक और वह भूमि जो 1 वर्ष से कम समय से कृषि रही थी, जिस पर कृषि नहीं हो रहा है, वो वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत आएगा। एक है पुरातन प्रतिभूमि, तो वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि नहीं हो रही है वो पुरातन में आएगी। तो भाई 5 वर्ष से अधिक है जिस पर कृषि नहीं हो रही है वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, तो वो पुरातन के अंतर्गत आएगी। और वह भूमि जिस पर 1 वर्ष से कम कृषि समय से काम नहीं हो रहा है तो वो आएगी वर्तमान। एक होता है भाई निवल बोया गया क्षेत्र, तो वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो 9वीं स्लाइड में थी, मैं भूल गया लिखना। इसके बाद अगला है कुछ रेगिस्तान के लिए महत्वपूर्ण, तो भू राजस्व विभाग है। वो भू राजस्व संबंधी आंकड़े, भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी आंकड़े रखता है। आपके भू राजस्व विभाग भू उपयोग के आंकड़े रखता है कि हम भूमि का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। भारत में प्रशासनीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है, यानी भारत की जो प्रशासनिक इकाई है उनकी जानकारी देने का काम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। और भू उपयोग से संबंधित जो आंकड़े है वो भू राजस्व विभाग के पास है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है, तो ये बढ़िया स्लाइड थी कि खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। जायद एक अल्पकालीन फसल है, ये सारी रेगिस्तान है। भारत चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज, यानी प्रमुख तो चावल है, दूसरे पे गेहूं आता है। मक्का एक खाद्य व चारा फसल है, मक्का रेगिस्तान में पूछा जा सकता है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दाल है शाकाहारी भोजन के प्रमुख घटक के रूप में जानी जाती है। ये हो गया आज की आपकी कंप्लीट क्लास। भाई हमने प्रयास किया है बढ़िया बढ़िया आपके लिए प्रश्न बना के जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में आ सकते हैं। इन सब की अगर भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर जाके PDF प्राप्त कर सकते हो, जहाँ से आप वर्चुअली पढ़ भी सकते हो। और ये जो क्लास है उसको छोटे भाई बहन आपके जो भी है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास, क्या पता उनके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। और इसी के साथ आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।